हेलो एवरीवन। आज से हम रेलवेज का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है पास्ट 26 ईयर्स का, उसको हम धीरे धीरे सब्सिक्वेंटली कवर करेंगे। और आज का वीडियो है वो 2016 का जो एएसएम का एग्ज़ाम हुआ था उसका पहला पार्ट होगा आज। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आज जो भी मैं बताऊँगा उसके साथ उसके रिलेटेड जो भी अपडेटेड न्यूज़ हैं या फिर जो अपडेट होकर जो चेंज हुए हैं और उसके रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है उसको मैं इंक्लूड करूँगा। और मैं सजेस्ट करूँगा कि वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप लोग भी याद कर रखें। पहला क्वेश्चन है व्हेन वाज रोलेट एक्ट वाज पास। रोलेट एक्ट है वो कब पास हुआ था? 1919 में। ये रोलेट एक्ट होता क्या है कि उस समय क्या हुआ था 1919 के टाइम पे ये एक पास करने की ज़रूरत क्या पड़ गई, क्योंकि ब्रिटिश जो गवर्नमेंट है वो वर्ल्ड वार वन में बिजी था उस समय पर। और उसी समय पर जो हमारा रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ में रहते थे। तो इसके वजह से ब्रिटिश गवर्नमेंट को इधर मैनेज करना, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स को मैनेज करना, उसके बाद उधर वर्ल्ड वार वन में लड़ना ब्रिटिश गवर्नमेंट को भारी पड़ रहा था। इसलिए इसने एक ऐसा एक्ट पास किया जिसके थ्रू से हम जो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है इंडिया में उसको वो लोग कंट्रोल में कर सकते थे। तो ये रोलेट एक्ट है, उसका जो ऑफिशियल नाम है वो है अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इसका जो एक्चुअल नाम है ये है। और क्योंकि जो ये एक्ट बनाया गया था वो एक कमेटी के सिफारिश के अनुसार बनाया गया था, तो उस कमेटी का जो चेयरमैन था वो रोलेट उसका उनका नाम था। तो उनके नाम पर ये रोलेट एक्ट बोला जाता है, पर उसका एक्चुअल नाम है अनार्कियल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट। इस एक्ट में प्रोविज़न क्या था कि इंडेफिनाइट डिटेंशन, इम्प्रिजमेंट विदाउट ट्रायल एंड जुडिशियल रिव्यू। मतलब अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि तुम कोई एंटी गवर्नमेंट कोई भी एक वर्क में लिप्त पाया गया कोई भी आदमी, तो उसको इंडेफिनाइट डिटेंशन मतलब अनिश्चित काल के लिए जेल में बंद कर दिया जाएगा बिना ट्रायल और जुडिशियल रिव्यू के। ना कोर्ट होगा ना कचहरी होगा। अगर गवर्नमेंट को लगा कि ये आदमी हमारे लिए खतरा है तो वो सीधा लेके इंडेफिनाइट पीरियड के लिए जेल में बंद कर देगा। इस एक्ट का मतलब वही है। और जो कमेटी बना था उसका चेयरमैन था सिडनी रोलेट। इसी के बेसिस पे इस एक्ट को रोलेट एक्ट कहा जाता है। इसको ब्लैक एक्ट भी कहते हैं। 1919 में पास हुआ था। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय जो थे उनका नाम था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। ये भी याद रख लेना, ठीक है? ओके। वर्ल्ड टीवी डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टीवी डे 24 मार्च को मनाया जाता है। और इम्पोर्टेंट एक चीज़ है कि 2021 और अभी का जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें याद रख लेना, 2021 का जो थीम था द क्लॉक इज टिकिंग, और 2022 का जो वर्ल्ड टीवी डे का थीम है वो इन्वेस्ट टू एंड टीवी सेव लाइफ। ठीक है, ये जो भी डेट होता है ये इम्पोर्टेंट डेट्स का थीम याद रखना बहुत ज़रूरी है। और टीबी जो है वो एक बैक्टीरियल बीमारी है, सभी को पता होगा। टीबी जो होता है वो बैक्टीरिया के द्वारा होता है, माइकोबैक्टीरियम एक है। तो इसमें जानने वाली बस चीज़ ये है कि डेट याद रखना, टीबी डे का थीम याद रखना, और ये कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होता है, तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है। डू और डाई का नारा किसने दिया था? सभी को पता है, महात्मा गांधी। इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था शहीद भगत सिंह। ये इनकलाब जिंदाबाद है वो किसने लिखा था? वो लिखा था हसरत मोहानी। और ये जो पॉपुलर हुआ ये स्लोगान हमारे शहीद भगत सिंह के द्वारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस जी बोले थे। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये है मोहम्मद इकबाल। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ये वंदे मातरम जो है ये हमारा नेशनल सॉन्ग है। और वंदे मातरम जो सॉन्ग है वो बंकिम चंद्र चटर्जी की एक किताब है आनंद मठ। आनंद मठ किताब से ये वंदे मातरम लिया गया है। और वो आनंद मठ थे, वो एक सन्यासी रिवोल्ट हुआ था। उस सन्यासी रिवोल्ट के बैकग्राउंड में आनंद मठ लिखा गया है। और आनंद मठ में ही ये वंदे मातरम जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वहीं से लिया गया है। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये सभी को पता होगा, ये बाल गंगाधर तिलक
इनका नारा था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितने बाजुए कातिल में। राम प्रसाद बिस्मिल। आराम हराम है, ये जवाहरलाल नेहरू का कोट है। और जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है। भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे पहले अमेंडमेंट कब किया गया था? अमेंडमेंट मतलब ये होता है कि उसमें किसी किसी प्रकार का चेंज करना, क्योंकि संविधान है तो संविधान को हम ऐसे ही चेंज नहीं कर सकते हैं। उसके लिए उसका प्रोविज़न दिया गया है संविधान में ही। आर्टिकल 368 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 368 है। ये आर्टिकल 368 कुछ कुछ क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि इस बेसिस पर हम संविधान को चेंज कर सकते हैं। तो भारत का संविधान है वो सबसे पहले कब इसको पहला अमेंडमेंट किया गया था? वो 1951 में किया गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ है। 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन प्लेस। और ये फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू कौन सा शेड्यूल क्या चेंज हुआ था? तो उसमें 9th शेड्यूल एक ऐड किया गया था। 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है। उस समय क्या हुआ था कि भारत नया नया आज़ाद हुआ था, और यहाँ पे जो गरीब अमीर का जो डिफरेंस था वो बहुत था। पहले क्या होता था, बहुत बहुत बड़े बड़े ज़मींदार होते थे, उनका हज़ार हज़ार एकड़, सौ सौ क्या हज़ार हज़ार एकड़ उनका ज़मीन होता था। कुछ लोग ऐसे होते थे जिनके पास पूरा लैंडलेस लेबर होते थे, वो लोग दूसरे की ज़मीन पे जाके काम करते थे और उनसे जो मिलता था उनसे उनका गुजारा चलता था। और कुछ कुछ लोग होते थे जो ज़मींदार होते थे, रईतदार होते थे, उनका न जाने हज़ार हज़ार एकड़ ज़मीन होता था। तो जब इंडिपेंडेंस हुआ तो गवर्नमेंट ने ये लैंड को जब एक सीलिंग बना दिया कि इतने सीलिंग के बाद से कोई आदमी इससे ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकेगा, क्योंकि भारत देश में और भी ऐसे लोग थे जिनको ज़मीन की ज़रूरत थी, जो लैंडलेस थे। तो हमारा जो कंसंट्रेशन वेल्थ ऑफ मतलब जो ज़मीन का कंसंट्रेशन है एक ही जगह कुछ ही लोगों की मुट्ठी में अगर रह जाएगा तो बाकी लोग करेंगे क्या? तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंड किया, 9th शेड्यूल ऐड किया। क्योंकि हमारा जो राइट ऑफ प्रॉपर्टी एक था वो फंडामेंटल राइट था पहले। राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था, तो इसको गवर्नमेंट आपको छुड़ा नहीं सकता ना। अगर आपके पास हज़ार एकड़ ज़मीन है तो भी वो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है और वो एक फंडामेंटल राइट है, तो गवर्नमेंट आपको उससे नहीं ले सकता था, क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट टू प्रॉपर्टी दिया गया था। तो इसके बेसिस पे मेरे पास हज़ार एकड़ ज़मीन होता तो भी वो गवर्नमेंट नहीं ले सकता था। तो इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने 9th शेड्यूल ऐड किया। ठीक है, ये 9th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? लैंड रिफॉर्म। और हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल है? 12 शेड्यूल है। कौन कौन सा है ये पढ़ लेना। ठीक है, इसका ट्रिक्स होता है TEARS ऑफ ओल्ड PM। 12 शेड्यूल है। ये क्या है ये थोड़ा एक बार पढ़ लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आता है कि ये हो गया, सपोज कोई एक शेड्यूल का नाम दे देगा, वो कितना नंबर शेड्यूल है पूछ लेगा, या फिर ये पूछ लेगा कि 8 नंबर शेड्यूल किससे रिलेटेड है, 9th नंबर शेड्यूल किससे रिलेटेड है। तो ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, और आर्टिकल को चेंज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के लिए जो भी प्रोविज़न दिया गया है वो हमारा संविधान के आर्टिकल 368 में बताया गया है। ठीक है। द नेम ऑफ हॉर्स ऑफ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप थे, ये सभी को पता होगा, ये बहुत ही एक ज़बरदस्त हमारा एक राजा थे। और महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा थे। ठीक है, मेवाड़ का राजा थे। और इनका चेतक का नाम घोड़ा का नाम था चेतक। और जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, हल्दी घाटी कब हुआ था? बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुआ था 1576 में। किसके किसके द्वारा? महाराणा प्रताप और अकबर के द्वारा। ठीक है, अकबर के थ्रू से, अकबर की तरफ से कौन लड़ रहा था? मानसिंह वन। मानसिंह कहाँ का राजा था? अंबर का राजा था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप हमारे मेवाड़ के राजा थे, उनका घोड़ा का नाम था चेतक। और महाराणा प्रताप ही बैटल ऑफ हल्दी घाटी में फाइट किए थे, किसके विरुद्ध में? अकबर के विरुद्ध में। और अकबर के तरफ से कौन लड़ रहा था? मानसिंह वन लड़ रहा था। और मानसिंह कौन था? अंबर का राजा था। ठीक है, कन्नम मल्लेश्वरी कौन है? कन्नम मल्लेश्वरी सभी को पता होगा, ये हमारे एक वेट लिफ्टर हैं, अभी तो रिटायर्ड हो चुके हैं। और ये भारत के ऐसे पहली महिला हैं जो कोई भी ओलंपिक में एक मेडल जीती थी। ये 2000 ओलंपिक 2000 का जो सिडनी ओलंपिक हुआ था वहाँ पे इन्होंने मेडल जीता था वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, और इनका जो कैटेगरी है वो 69 kg है। तो ये कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है कि कन्नम मल्लेश्वरी कौन है, सीधा वेट लिफ्टिंग। या कन्नम मल्लेश्वरी कौन से
क्या बोलते हैं ना, ओलंपिक में मेडल जीते थे, वो पूछ लेगा, कोई भी एक पूछ सकता है। और इनको हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड भी मिल चुका है, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये अभी अभी चेंज हुआ है। भारत का सबसे हाईएस्ट स्पोर्टिंग अवार्ड क्या था? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। उसका नाम चेंज करके अभी क्या कर दिए गए हैं, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट जेवल अवार्ड। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, मुझे